विधि के पिताजी एक बिजनेसमैन थे और अप्सा के अब्बू कपड़ों की कसीदेकारी में गुजारे लायक कमा लेते थे। लेकिन इसके बावजूद वो दोनों पक्की सहेलियां थीं। विधि हिंदू थी और अप्सा मुस्लिम। उसके बावजूद भी दोनों का प्यार बेमिसाल था। एक दिन अप्सा क्लास में उदास बैठी थी। उसे उदास देखकर विधि ने पूछा, क्या हुआ मैडम, मूड खराब है क्या? तुझे क्यों लगा कि मेरा मूड खराब है? शक्ल पर 12 बजे है ना, इसीलिए। तू मेरे चेहरे को कितनी जल्दी पढ़ लेती है विधि, इसीलिए मैं तुझसे कुछ नहीं छुपा सकती। तो बताती क्यों नहीं कि क्या हुआ? अप्सा आंखों में आंसू भरे हुए बोली, विधि, जिनके कपड़ों पर अब्बू कसीदाकारी करते थे, उन्होंने अब कपड़े देने बंद कर दिए हैं। कहते हैं कि अब्बू अब बूढ़े हो चले हैं, उन्हें कम दिखाई देता है, बेल बूटे सही से नहीं बना पाते। अगर अब्बू का काम छूट गया तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? और फिर मेरी स्कूल की फीस। मुझे बता, वो मालिक कौन है? उसका मुंह ना तोड़ दिया तो मेरा नाम विधि नहीं। हाँ, तू चिंता ना कर, दुनिया ने कढ़ाई वाले कपड़े पहनने अभी बंद नहीं किए हैं। वहां ना सही, कहीं और सही, काम तो मिल ही जाएगा। नहीं मिलेगा विधि, इतना आसान नहीं है। चल, अब इतना भी दुखी होने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा सुन, तुझे याद है ना कि कल मेरा जन्मदिन है और कल शाम को तुझे मेरे घर आना है? लेकिन मैं कुछ नहीं, जब तक तू नहीं आएगी ना, मैं केक नहीं काटूंगी। हाँ। अप्सा सोच में पड़ गई कि खाली हाथ विधि के जन्मदिन पर कैसे जाएगी। घर में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे वह विधि को उसके जन्मदिन पर दे सके। अप्सा की अम्मी ने पूछा, क्या हुआ अप्सा, इतनी परेशान क्यों हो? अम्मी, कल विधि का जन्मदिन है। उसने कहा है कि जब तक मैं नहीं जाऊंगी वह केक नहीं काटेगी। लेकिन मैं खाली हाथ कैसे जाऊं? मैंने कितनी बार समझाया है बेटी कि अमीर लोगों की दोस्ती ठीक नहीं। अम्मी, वो मेरी इकलौती सहेली है, मुझे जाना तो पड़ेगा ही। ना जाकर मैं उसका दिल नहीं दुखाना चाहती। उन दोनों की बातें सुनकर अप्सा के अब्बू बोले, अप्सा, अब इतने बुरे दिन भी नहीं आए हैं कि तुम उसे कोई तोहफा न दे सको। मेरे पास एक जरी का दुपट्टा रखा है, उसे वही दे देना। अप्सा को लगा कि उसकी सारी मुश्किलें आसान हो गई हैं। अब वह उस दुपट्टे को ही विधि को तोहफे के रूप में देगी। अगले दिन शाम को जब वह विधि के जन्मदिन की पार्टी में पहुंची तो सब लोग उसे अजीब तरह से देखने लगे। अप्सा नजर चुराती हुई विधि के पास पहुंची। अप्सा, तू आ गई। मुझे यकीन था कि तू जरूर आएगी। मम्मी, पापा, मेरी सहेली आ गई है, अब मैं केक काटती हूँ। विधि की मम्मी सुनंदा उसके कान में फुसफुसाई, विधि, कितनी लो क्लास फ्रेंड है तुम्हारी। कपड़े तो देखो इसके, तुम्हें अपना स्टेटस देखकर दोस्ती करनी चाहिए। मम्मी, ये आप क्या कह रही हैं? दोस्ती कपड़े और स्टेटस देखकर नहीं की जाती। जानती हो वह मन की कितनी अच्छी है। चलो अब केक काटते हैं। केक कट गया। सभी मेहमान ताली बजाने लगे। सभी लोग विधि को गिफ्ट दे रहे थे, लेकिन अप्सा अपना गिफ्ट हाथों में लेकर कमर के पीछे छिपाई खड़ी थी। अप्सा को उसे वह दुपट्टा देने में शर्म आ रही थी। विधि ने कहा, अरे अप्सा, लगता है तू भी मेरे लिए गिफ्ट लेकर आई है। लगता है मुझे देना नहीं है, वापस लेकर जाएगी क्या? अप्सा ने कांपते हाथों से वह दुपट्टा विधि को दे दिया। विधि वह दुपट्टा देखकर बहुत खुश हुई। हाय, बहुत ही प्यारा दुपट्टा है अप्सा, मैं इसे हमेशा संभाल कर रखूंगी। मम्मी, देखो तो जरा, अप्सा मेरे लिए कितना सुंदर गिफ्ट लाई है। सुनंदा ने वह दुपट्टा विधि के हाथ से लेकर फेंक दिया और बोली, विधि, तुम ये दुपट्टा ओढ़ोगी? इतना घटिया और चीप दुपट्टा, इसमें से बदबू आ रही है। ए लड़की, इसे लेकर चली जाओ यहाँ से। सामने वाले की हैसियत देखकर गिफ्ट दिया जाता है। मम्मी, क्या कह रही हैं आप? ये मेरे लिए यहाँ मिले सभी गिफ्ट से बेशकीमती है। ये बदबू नहीं, इसके अब्बू की मेहनत की खुशबू है, लेकिन आप नहीं समझेंगी। विधि की माँ ने उसके मुंह पर चांटा मारते हुए कहा, इस जैसी गंदी लड़की के साथ रहकर ये भी भूल गई है
कि बड़ों से कैसे बातें करते हैं। इससे पहले कि विधि कुछ कहती, अप्सा वह दुपट्टा उठाकर वहां से रोती हुई चली गई। विधि को बहुत दुख हुआ। कई दिन अप्सा स्कूल भी नहीं आई और ना ही उसकी कोई खबर मिली। उस दिन उनका 12वीं का रिजल्ट आने वाला था, लेकिन अप्सा रिजल्ट लेने भी नहीं आई। उसने 12वीं में टॉप किया था। विधि ने सोचा कि उसके घर जाकर ही उससे माफी मांगकर बात करती हूँ। वह जब अप्सा के घर पहुंची तो पता चला कि वहां ताला लगा है। पड़ोसियों ने बताया कि वो लोग ये घर बेचकर चले गए। अप्सा मुझे इतनी बड़ी सजा कैसे दे सकती है, जिसके बिना मुझे एक दिन जीना मुश्किल लगता था। वह मुझसे हमेशा के लिए दूर चली गई। मैं इस दुख के साथ कैसे जी पाऊंगी। समय के साथ सब कुछ बदलता चला गया, लेकिन विधि हमेशा अप्सा को याद करती रही। उस दिन से अप्सा ने ठान लिया था कि अब वह कभी किसी अमीर से दोस्ती नहीं करेगी। अब उसे जुनून था कि उसे भी पढ़ लिख कर खुद को अमीर बनाना है, तभी वह विधि से मिलेगी। 5 साल बीत गए। अप्सा MBBS डॉक्टर बन गई। इधर विधि के पापा का बिजनेस लॉस में चला गया। वे लोग घर से बेघर हो गए, जिसका सदमा वो सह नहीं पाए और उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। विधि, कुछ करो, अपने पापा को बचा लो। मम्मी, मैं पापा को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं उन्हें किसी बड़े हॉस्पिटल में लेकर जाती हूँ। लेकिन बेटा, बड़े हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? मम्मी, मैं अपने बॉस से एडवांस ले लूंगी। अगर तुम्हारी जॉब नहीं होती तो हमारा गुजारा कैसे होता विधि? मम्मी, इन सब बातों का समय नहीं है। पापा को जल्दी हॉस्पिटल ले जाना होगा, जल्दी। संयोग से विधि अपने पापा को अप्सा के ही हॉस्पिटल में ले गई। डॉक्टर ने कहा, देखिए मैम, आप पहले 30,000 रुपए जमा करा दीजिए ताकि हम ट्रीटमेंट शुरू कर सकें। 30,000? डॉक्टर, मैं लेकर आती हूँ, आप इलाज शुरू कीजिए। नहीं मैम, जब तक आप फीस जमा नहीं करेंगे तब तक इलाज शुरू नहीं होगा। इन्हें मेजर हार्ट अटैक आया है। पेशेंट की हालत ज्यादा खराब है। सुनंदा रोने लगी और कहने लगी, प्लीज आप इलाज शुरू कीजिए, वरना ये मर जाएंगे। अभी पैसों का इंतजाम करने में थोड़ा समय लगेगा। अरे बड़ी डॉक्टर आ गई, आप उनसे ही बात कीजिए। अप्सा को बड़े डॉक्टर के रूप में देखकर विधि और सुनंदा चौंक गई। विधि, ये तुम्हारी सहेली है ना? बेटी, प्लीज विधि के पापा को बचा लो। अप्सा ने उन्हें फटाफट ICU में भेजा और इलाज शुरू किया। 2 घंटे बाद, विधि, तुम्हारे पापा अब खतरे से बाहर हैं, वो जल्दी अच्छे हो जाएंगे। विधि अप्सा के गले लगकर रोती हुई बोली, अप्सा, तू कहाँ चली गई थी बिना बताए मुझे छोड़कर? जानती है तेरे बिना मुझ पर क्या गुजरी है। विधि, जब दोस्ती के बीच में अमीरी गरीबी आ जाए तो दूर होना ही बेहतर है। लेकिन आज मैं एक बहुत बड़ी डॉक्टर बन चुकी हूँ। आंटी जी, अब तो हमारी दोस्ती बनी रह सकती है ना? मुझे माफ कर दो बेटी। जिस धन का मुझे कल अहंकार था, आज वह नहीं रहा। अगर तुम न होती तो शायद इनकी जान भी न बचती। कोई बात नहीं आंटी जी, अगर आप मुझे उस दिन गरीबी का एहसास नहीं दिलाती ना, तो मैं डॉक्टर कैसे बनती? अप्सा, मैं कहीं से पैसों का इंतजाम करके लाती हूँ, क्योंकि अब पहले जैसा कुछ नहीं रहा। पापा का बिजनेस खत्म हो चुका है और मैं एक प्राइवेट जॉब करती हूँ। बॉस से एडवांस मिल जाए तो मैं पैसे जमा कर दूंगी। पागल, तुझे क्या लगता है कि मैं पैसे लूंगी? नहीं, बस अंकल जी अच्छे हो जाएं, मेरे लिए यही मेरी फीस होगी। मेरी आंखों से अमीर गरीब का पर्दा हट गया है। सच कहा था विधि तुमने कि दोस्ती अमीरी गरीबी देखकर नहीं होती। सच, अप्सा दिल की बहुत अच्छी है। खुशी के इस माहौल में दोनों सहेलियां गले लग गईं और फिर उनकी दोस्ती अमीरी गरीबी की एक मिसाल बनी। दीपा के पिता नहीं थे। कई बहन भाई होने के कारण दीपा की मां ने दीपा की शादी चेतन के साथ कर दी। चेतन एक कंपनी में प्राइवेट नौकरी करता था। फिर कई वर्ष बीत गए। दीपा के 3 बच्चे हुए। अब अपने बूढ़े माँ बाप के साथ साथ दीपा और बच्चों की जिम्मेदारी भी चेतन पर ही थी।
दीपा बोली। इतना खर्चा और कमाने वाले आप अकेले, अगर आप कहो तो मैं भी कुछ काम कर लूं। तो चेतन ने कहा, क्यों दीपा, क्या मैं तुम लोगों के लिए कोई कमी छोड़ता हूं क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस आपको कभी कभी परेशान देखती हूं तो इसलिए सोच लिया। देखो दीपा, अभी इतना तो जोड़ी रखा है मैंने कि अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम्हें कोई कमी नहीं रहेगी। ऐसा क्यों कह रहे हो, सब ठीक होगा। एक बार चेतन और दीपा अपने बच्चों के साथ किसी शादी में से आ रहे थे, तभी किसी की गाड़ी से उनका एक्सीडेंट हो गया, जिसमें किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन चेतन के सिर पर चोट लगने के कारण वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठा। वह पागलों जैसी हरकत करने लगा। दीपा घबराकर बोली, हे भगवान, ये इन्हें क्या हो गया? क्या करूं, कहां जाऊं, ये कैसे ठीक होंगे? चेतन अपने बालों को फूंक मारकर हवा में उड़ाने लगा। कभी वह ताली बजाता, कभी वह उछलता। दीपा पूरे दिन उसके आगे पीछे लगी रहती थी। 1 साल बीत गया, लेकिन चेतन की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। साल भर से बच्चों की फीस नहीं गई, ऊपर से चेतन के इलाज में बहुत सारा पैसा खर्च हो गया। दीपा ने चेतन से पूछा, चेतन, क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारे एटीएम का पासवर्ड क्या है? चेतन ताली बजाता हुआ उसके आगे पीछे घूमने लगा। दीपा रोती हुई बोली, घर में सब सामान खत्म होने को है। चेतन काम करने लायक नहीं रहे और अब तो ठीक होने की भी कोई उम्मीद ही नहीं नजर आ रही। बच्चों को पालने के लिए मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। अगर बच्चों की फीस नहीं गई तो स्कूल से बच्चों का नाम कट जाएगा। दीपा की बेटी रिया बोली, मम्मा, बहुत दिन हो गए हमने बाहर का कुछ भी नहीं खाया है। प्लीज मम्मा, आज बाहर से कुछ खाने के लिए मंगा दो ना। दीपा ने उसे समझाते हुए कहा, रिया, तू तो बड़ी समझदार है, तुझे देखकर आशु और बंटी भी जिद करेंगे। मन तो मेरा भी करता है कि मैं तुम लोगों के लिए कुछ मंगा दूं, पर कहां से लाऊं? तुम्हारे पापा का अकाउंट ब्लॉक है, मुझे पासवर्ड भी नहीं मालूम। अगर ऐसे चलता रहा तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। मम्मा, आप परेशान ना हो, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस पापा ठीक हो जाएं। लेकिन पापा के ठीक होने के लिए भी तो पैसा चाहिए बेटा। दीपा सोचती रही कि अपनी इच्छाएं तो मार भी लूं, लेकिन बच्चों का मन कब तक मारूं? रसोई में कुछ हो तो बच्चों के लिए घर में ही बना दूं बर्गर। दीपा ने रसोई में जाकर देखा, कुछ सामान तो है, इससे बच्चों के लिए बर्गर बना देती हूँ, बच्चों का मन रह जाएगा। दीपा ने बर्गर बनाया। बच्चे बहुत खुश हुए। वाह मम्मा, मजा आ गया, आप कितना अच्छा बर्गर बनाती हो। सच में मम्मा, आपकी तो दुकान खुलवा देनी चाहिए। मम्मा, क्या आइडिया है, आपको सच में बर्गर का काम शुरू कर देना चाहिए। बच्चे सही कहते हैं, मुझे बर्गर का काम शुरू कर देना चाहिए। दीपा ने अलमारी खोली और अपने पर्स में देखा तो सिर्फ 1000 रुपए पड़े थे। दीपा ने सोचा, अगर मैंने ये 1000 रुपए बर्गर बनाने में खर्च कर दिए तो फिर बच्चों को खाना कहाँ से खिलाऊंगी। तभी चेतन वहां दौड़ता हुआ आया और उछल उछल कर ताली बजाने लगा। एकदम से उसकी चेन टूटकर नीचे गिर पड़ी। दीपा ने भगवान के हाथ जोड़ते हुए कहा, हे भगवान, तुमने मुझे रास्ता दिखा दिया, अब मैं ये चेन बेचकर बर्गर बेचने का काम शुरू करूंगी। दीपा चेन बेचकर बर्गर का सामान ले आई और ठेला लगाकर बर्गर बेचने लगी। दीपा आवाज दे रही थी और कह रही थी, आइए बर्गर खाइए, लाजवाब पनीर बर्गर, केवल 10 रुपए में। एक आदमी ने कहा, भाई वाह, केवल 10 रुपए में, वो भी पनीर बर्गर। अरे लाओ भैया लाओ, एक बर्गर हमें भी दो। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया बर्गर है भाई, लाओ लाओ 4 बर्गर पैक कर दो। इतना सस्ता पनीर बर्गर सुनकर ग्राहक बढ़ने लगे और देखते ही देखते दीपा के सारे बर्गर बिक गए। रिया, मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक ही दिन में मेरे इतने बर्गर बिक जाएंगे। मम्मा, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप कल और ज्यादा बर्गर बनाना।
दीपा जितने भी बर्गर बनाती उसके उतने ही बर्गर बिक जाते थे। अब दीपा ने बर्गर की कीमत बढ़ाकर 20 रुपए कर दी, लेकिन जो लोग दीपा के बर्गर पसंद करते थे वो 20 रुपए में भी खरीदते थे। एक बार एक आदमी बर्गर लेने दीपा के ठेले पर आया। वह आदमी बोला, बहन, हमारे घर में शादी है, क्या आप एक बारात के लिए बर्गर बना सकती हो? हाँ, क्यों नहीं। लेकिन उसके लिए आपको मुझे कुछ दिन पहले बताना पड़ेगा ताकि मैं इतना सामान जुटा सकूं। ठीक है, ये लो 5,000 रुपए। तुम्हें सामान लाने में दिक्कत नहीं होगी, बाकी मैं बाद में दे दूंगा। दीपा की तो खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने पूरी मेहनत से और भी अच्छी तरह शादी के लिए बर्गर बनाए। जिसने भी खाया वह बर्गर वाली की तारीफ करे बिना नहीं रहा। उसी शादी में एक रेस्टोरेंट का मालिक आया हुआ था। उसने बर्गर खा के दीपा से पूछा, सुनो, क्या ये बर्गर खुद तुमने बनाया है? तो दीपा ने कहा, जी ये मैंने ही बनाया है। कहाँ से सीखा तुमने इतने अच्छे बर्गर बनाना? तुम हमारे रेस्टोरेंट में काम कर सकती हो क्या? कहीं से नहीं सीखा, लेकिन मजबूरी इंसान को सब कुछ सिखा देती है साहब। पति एक दुर्घटना में अपना मानसिक संतुलन खो बैठे, 3 बच्चे और बूढ़े सास ससुर की जिम्मेदारी, कुछ तो करना ही पड़ता साहब, इसलिए बर्गर का काम शुरू कर दिया। तुम बहुत बहादुर हो, जो इतने बुरे हालात होने के बावजूद भी हिम्मत नहीं हारी। तुम मेरे रेस्टोरेंट में आओ, मैं हर संभव मदद करूंगा तुम्हारी। दीपा रेस्टोरेंट में काम करने लगी। देखते ही देखते उसके दिन बदलने लगे। जिस बर्गर को वह 20 रुपए में बेचती थी, रेस्टोरेंट में वो 70 रुपए का बिकता था। सबसे पहले उसने अपने बच्चों के स्कूल की फीस जमा कराई और उसके बाद उसने चेतन का इलाज एक बड़े डॉक्टर से करवाया। दीपा ने डॉक्टर से पूछा, मेरे पति सही तो हो जाएंगे ना डॉक्टर साहब? बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अगर ये इलाज इन्हें पहले दिया गया होता तो ये कब के ठीक हो जाते। दीपा को अपनी मेहनत का फल मिलता हुआ दिखाई दे रहा था। वह रेस्टोरेंट में काम करती और शादी पार्टी के ऑर्डर भी ले लेती थी। अपनी मदद के लिए उसने कुछ लड़कों को भी अपने साथ काम पर लगा लिया। कुछ दिनों के बाद चेतन भी ठीक हो गया। दीपा, मेरे पागल होने के बाद तुम इतने बुरे दौर से गुजरी कि तुम्हें बर्गर बेचने पड़े। मैं क्या करती चेतन, बच्चों की जरूरत और आपके इलाज के लिए मेरे पास पैसा नहीं था। लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ कि आप ठीक हो गए हैं। पापा, मम्मा अब कोई ऐसी वैसी गरीब बर्गर वाली नहीं है। मम्मा अब होम डिलीवरी से भी बर्गर भेजती है। हाँ, तुमने वाकई इतना संघर्ष किया दीपा, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। अब मैं भी इसी काम में तुम्हारा हाथ बटाऊंगा ताकि हमारी गरीबी जल्दी से छूमंतर हो जाए और गरीब बर्गर वाली नहीं, लोग तुम्हें बहादुर बर्गर वाली कहें। फिर तो मजा आ जाएगा। अब हम अपना बर्गर बनाकर होम डिलीवरी का काम शुरू करेंगे। सभी बहुत खुश थे। विपरीत परिस्थितियों में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए।